दोस्तों, जब बात बांग्लादेश की इस भयंकर कंगाली और उसके पूरे बैंकिंग सिस्टम के माटियामेट होने की चल रही है, तो जरा अपनी चाय का कुल्हड़ फिर से भरवा लो, क्योंकि इस महासंकट की परतें इतनी गहरी हैं कि इन्हें पूरी तरह से समझे बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारा ये पड़ोसी देश कैसे धीरे धीरे एक चलते फिरते आर्थिक कब्रिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। ये कोई एक दो दिन की लापरवाही या किसी मामूली घोटाले की कहानी नहीं है, बल्कि ये सालों से व्यवस्था के भीतर पाले गए उस भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अंधाधुन लूट की दास्तान है, जिसने आज एक हंसते खेलते और दुनिया के बाजारों में धाक जमाने वाले मुल्क की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ कर रख दी है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं किस्सा दुनिया का। आज बांग्लादेश जिस मोड़ पर आकर खड़ा है, वहां से अगर वो कदम आगे बढ़ाता है तो सामने एक बहुत गहरी और खौफनाक खाई है, और अगर वहीं ठहरा रहता है तो पीछे से आती आर्थिक मंदी की लपटें उसे जिंदा जला देने के लिए तैयार खड़ी है। इस पूरी आर्थिक ट्रेजेडी की जड़ में जो सबसे ताजा और सनसनीखेज रिपोर्ट आई है, उसने केवल बांग्लादेश के हुक्मरानों की रातों की नींद ही नहीं उड़ाई, बल्कि वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक के बड़े बड़े वित्तीय पंडितों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। इस रिपोर्ट ने बैंकों की तिजोरियों का जो सच दुनिया के सामने लापटका है, वो वाकई किसी भी देश के आम नागरिक का कलेजा दहला देने के लिए ही काफी है। भैया, बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। बैंकों ने देश की भोली भाली और दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करने वाली जनता का जो पैसा अपनी जमा पूंजी के तौर पर समेटा था और उसे बाजार में विकास के नाम पर लोन के रूप में बांटा था, उसका लाभ 1/3 हिस्सा यानी 32% से भी ज्यादा का भारी भरकम फंड आज पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। अब जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री और कोट पैंट पहने बैंकिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आम जनता को गुमराह करने और इस कड़वे सच पर पर्दा डालने के लिए इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए का भारी भरकम नाम दे देते हैं, ताकि सुनने में ये कोई बहुत बड़ी टेक्निकल बात लगे। लेकिन अगर हम और आप अपने चौपाल पर बैठकर बिल्कुल ठेठ बेबाक और देसी भाषा में बात करें, तो ये वो डूबा हुआ पैसा है जो एक बार बैंकों की तिजोरी से बाहर निकला तो देश के बड़े बड़े रसूखदार नेताओं और कॉरपोरेट जगत के मगरमच्छों के पेट में ऐसा पचा कि अब उसके वापस लौट कर आने की 1% भी उम्मीद नहीं बची। आप जरा इस संकट की भयावहता की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाइए कि डूबे हुए कर्ज यानी एनपीए कि इस ग्लोबल रेस में बांग्लादेश अब पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आकर धमक गया है। अब आपके मन में फौरन ये सवाल कुल बुलाएगा कि भला इस बर्बादी के दौड़ में इससे आगे कौन सा मुल्क हो सकता है? तो लिस्ट में पहले पायदान पर यूक्रेन बैठा हुआ है। पहले पर भाई, यूक्रेन का जो मामला है वो तो पूरी तरह से दुनिया के सामने बिल्कुल साफ और आईने की तरह पारदर्शी है। वो बेचारा पिछले कई सालों से रूस जैसी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक के खिलाफ एक विनाशकारी, खूनी और अंतहीन युद्ध लड़ रहा है। उसकी जमीन पर हर रोज हजारों मिसाइलें और बम बरस रहे हैं। उसके बड़े बड़े शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं और उसकी फैक्ट्रियां पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। वहां का बैंकिंग सिस्टम अगर तबाह हुआ तो उसकी एक बहुत बड़ी जायज और दर्दनाक वजह पूरी दुनिया को साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन बांग्लादेश का क्या? बांग्लादेश में तो कोई बम नहीं गिरा, वहां तो सीमा पार से कोई मिसाइल नहीं चली, ना ही किसी विदेशी सेना ने उसकी संप्रभुता पर हमला किया। इसके बावजूद ये देश बिना किसी बाहरी युद्ध की मार झेले ही बर्बादी की इस अंतरराष्ट्रीय लिस्ट में यूक्रेन के ठीक पीछे दूसरे पायदान पर जा पहुंचा। इस मामले में इसे चाड, गिनी और सोमालिया जैसे उन अफ्रीकी देशों में भी बहुत पीछे ढकेल दिया है, जिनकी गिनती सदियों से दुनिया के सबसे गरीब, लाचार और गृह युद्ध से पीड़ित इलाकों में होती रही। यानी हमारा ये पड़ोसी अब बदहाली और खोखलेपन के मामले में अफ्रीका के सबसे पिछड़े मुल्कों से भी 2 कदम आगे निकल चुका है। अब आपके दिमाग में ये बात बार बार आ रही होगी कि आखिर कितना पैसा डूबा है कि पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है और लोग सड़कों पर उतर आए।
तो जरा अपना दिल थाम लीजिए और इस आंकड़े की विभीषिका को समझिए। मार्च 2026 के जो बिल्कुल ताजा और पुख्ता सरकारी दस्तावेज सामने आए, उनके मुताबिक बांग्लादेश के बैंकों का करीब 5.89 लाख करोड़ टका, जो कि हमारे भारतीय रुपयों में आपको बताएं अगर उसमें बदला जाए तो लगभग 4.54 लाख करोड़ रुपए बैठता है। पूरी तरह से नाले में ये जो पैसे हैं वो बह चुके हैं। ये 4.54 लाख करोड़ रुपए इतनी बड़ी, भीमकाय और विशाल रकम है कि इससे दुनिया के कई छोटे मोटे और विकासशील देशों की पूरी सरकारें, उनकी सेनाएं, उनका पूरा का पूरा सालाना बजट जो है सालों साल बिना किसी बाहरी मदद के एक बेहद ठाट और ऐश के साथ चलाया जा सकता है। और इसी तबाही का रफ्तार इतनी खौफनाक है कि आप दंग रह जाएंगे। इस कुल डूबी हुई रकम में से करीब 31,000 करोड़ टका तो सिर्फ पिछले 3 महीनों के बेहद छोटे से समय में डूब गया है। इसका साफ और सीधा मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका साफ और सीधा मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पलट रहे हैं और घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, बांग्लादेश का बैंकिंग ढांचा उतनी ही तेजी से रसातल और पाताल लोक की तरफ गोता लगाता जा रहा है। अब सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर रातों रात ये पूरी लुटिया डूबी कैसे? क्या वहां के आम दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले या छोटे किसान अचानक से बेईमान हो गए, या उन सबकी जेबें एक साथ खाली हो गई? तो भैया, इसके पीछे कोई कुदरती आफत, बाढ़, सूखा या भूकंप नहीं था, बल्कि इसके पीछे असली खेल था नेताओं की यारी, कॉर्पोरेट घरानों के बड़े बड़े घोटालेबाजों की चमचागिरी और बैंकों के नियमों का पूरी तरह से कबाड़ हो जाना। बांग्लादेश के बैंकों ने लोन बांटते समय बैंकिंग के सबसे बुनियादी, जरूरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कड़े नियमों को पूरी तरह से रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जब किसी रसूखदार को करोड़ों अरबों का कर्ज दिया जा रहा था, तब बैंकों के बड़े बड़े एमडी और अफसरों ने ये देखने की जहमत तक नहीं उठाई कि सामने वाली कंपनी या जो बंदा जेन्युइन है या नहीं है, या जो प्रोजेक्ट वो कागजों पर दिखा रहा है वो जमीन पर कभी एक ईंट भी खड़ी कर पाएगा या नहीं। बस सत्ता के गलियारों से, मंत्रियों के बंगलों से, बड़े बड़े नेताओं के एक सिफारिश या फोन कॉल आ जाते थे। किसी आलीशान 5 स्टार होटल में मंत्रियों के साथ उसकी बैठक देख ली जाती थी, व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों को तरजीह दी जाती थी, और बैंकों के मैनेजर अपनी कुर्सी बचाने या पर्सनल कमीशन के चक्कर में आंख बंद करके जनता का खून पसीने की गाढ़ी कमाई वाली तिजोरी की चाबी इन मठाधीशों को सौंप देते थे। इन वीआईपी कर्जदारों ने लोन के नाम पर बैंकों से जनता का पैसा ऐंठा, उससे अपनी आलीशान लग्जरी गाड़ियां खरीदी, विदेशों में खासकर लंदन और दुबई में बेनामी प्रॉपर्टी बनाई, अपनी अय्याशियों और महंगी जीवन शैली पर पानी की तरह पैसा बढ़ाया। और जब बैंक ने पैसे लौटाने की किश्तें मांगी तो साफ मुंह कर गए या खुद को राजनीतिक संरक्षण के दम पर बचा ले गए। अब आलम यह हो चुका है कि अगर बाकी बचे हुए उन तमाम लोन्स को भी एक साथ जोड़ लिया जाए तो स्पेशल कैटेगरी के संकटग्रस्त लोन कहलाते हैं, यानी वो पैसा जो अभी कागजों पर तो तकनीकी रूप से एनपीए दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जिसके डूबने से पूरे 100% आसार बन चुके हैं। तो बांग्लादेश के बैंकों का लगभग 61% पैसा पूरी तरह से अधर में लटका हुआ है। यानी दोस्तों, अगर किसी बैंक की जेब में कुल 100 रुपए की पूंजी जमा है तो उसमें से 61 रुपए पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, फंस चुके हैं और बाजार से गायब हैं। अब जब बैंकों की कुल पूंजी का इतना बड़ा और मुख्य हिस्सा बाजार में फंस जाता है तो बैंकों की खुद की सेहत और वित्तीय मजबूती नापने वाला जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पैमाना होता है, जिसे फाइनेंस की दुनिया में कैपिटल टू रिस्क वेडेड एसेट्स रेशियो कहते हैं, वो पूरी तरह से माइनस में चला जाता है। बांग्लादेश का ये रेशियो इस वक्त घटकर -2.64% हो चुका है, जबकि बैंकिंग के वैश्विक नियम साफ कहते हैं कि किसी भी बैंक को दिवालिया होने से बचने के लिए इसे कम से कम 12.5% प्लस में होना चाहिए। इससे बिल्कुल उलट है बांग्लादेश के जो पड़ोसी देश हैं,
उन्होंने यहाँ वित्तीय अनुशासन और नियमों को बेहद कड़ा रखा है और खुद को इस बड़े खतरे से बचा रखा है। आज इस मामले में पाकिस्तान 20.8%, श्रीलंका 19.4% और हमारा भारत 17.2% के साथ बेहद मजबूत और चट्टान की तरह सुरक्षित स्थिति में खड़ा है, जबकि बांग्लादेश पाताल में समा चुका है। इस पूरी कहानी का अगला मोड़ तो और ज्यादा खतरनाक और डरावना है। बांग्लादेश सिर्फ अंदरूनी तौर पर बैंकिंग के मोर्चे पर ही नहीं खोखला हुआ, बल्कि वो विदेशी कर्ज के एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे भी बुरी तरह से दबा हुआ है। विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट साफ बताती है कि बांग्लादेश पर विदेशी कर्ज पिछले महज 5 सालों के भीतर 42% की भारी बढ़ोतरी के साथ 105 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। अब इस भारी भरकम कर्ज का सीधा और जानलेवा असर वहां के सालाना बजट पर दिखने लगा है। वहां के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब सिर पकड़ कर बैठे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कुछ साल पहले तक बांग्लादेश के बजट में सबसे ज्यादा पैसा देश के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, नए स्कूलों के निर्माण, किसानों की खेती बाड़ी, खाद पर सब्सिडी और आम गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए रखा जाता था। लेकिन आज के दौर में उस विकास वाले पैसे की जगह पुराने विदेशी कर्ज के ब्याज और उसकी भारी भरकम किश्तें चुकाने ने ले ली है। यानी देश दिन भर में जितनी भी मेहनत करके कमाई करता है, उसका एक बहुत बड़ा और मुख्य हिस्सा सिर्फ और सिर्फ विदेशी बैंकों का ब्याज भरने में स्वाहा हो जाता है। देश के पास अपने विकास के लिए एक ढेला नहीं बच रहा। रही सही कसर पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन, भारी हिंसा और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अचानक हुए तख्ता पलट ने पूरी कर दी। शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद से वहां जो राजनीतिक अस्थिरता, अविश्वास और अराजकता का माहौल पैदा हुआ है, उसने बची कुची अर्थव्यवस्था की भी पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर चली गई, जिससे बांग्लादेश की कमाई की जो सबसे बड़ी रीढ़ थी, यानी वहां का गारमेंट और कपड़ा उद्योग, वो पूरी तरह से ठप हो गया। फैक्ट्रियां बंद पड़ी, मजदूरों को महीनों से सैलरी नहीं मिल रही, वो सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो विदेशी कंपनियां और बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स बांग्लादेश में अरबों का निवेश करते थे, वो अपनी जान और माल को खतरे में देखकर डर के मारे अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वियतनाम, कंबोडिया और भारत जैसे सुरक्षित देशों की तरफ भाग रहे हैं। अब भैया, इस पूरी कहानी का सीधा सा मतलब ये है कि जब बैंकों के पास खुद का पैसा ही नहीं बचेगा, तो वो देश के भीतर नए उद्योग धंधे शुरू करने के लिए या किसी आम आदमी के घर को बनाने, गाड़ी खरीदने या छोटा मोटा व्यापार शुरू करने के लिए नया लोन कहां से देंगे? और जाहिर सी बात है, जो बाजार में नया लोन मिलना बंद हो जाएगा तो कैश का फ्लो पूरी तरह से रुक जाएगा, बाजार में लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, फैक्ट्रियां नई नौकरियां निकालना बंद कर देंगी, बेरोजगारी चरम पर पहुंच जाएगी, आम जनता की क्रय शक्ति खत्म हो जाएगी और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था दम तोड़ देगी। बांग्लादेश इस वक्त बिल्कुल उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां आज से कुछ साल पहले श्रीलंका खड़ा था, जहां पेट्रोल, डीजल और दूध दवाई के लिए हाहाकार मच गया था। अगर वहां की मौजूदा अंतरिम सरकार ने तुरंत कोई जादुई या बेहद कड़े कदम नहीं उठाए, बैंकों में चल रही इस भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार और रसूखदारों की जो यारी वाले गंदे खेल है, उनको हमेशा के लिए दफन नहीं किया और इन बड़े बड़े कर्जदारों से डंडे के जोर पर एक एक पाई की वसूली नहीं की, तो इस देश को पूरी तरह से ऑफिशियल दिवालिया होने से दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं पाई और आने वाले दिनों में वहां की आम जनता के लिए बेहद खतरनाक, दर्दनाक और भूखे से, लाचारी से मरने वाले। बहरहाल, हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो किस्सा दुनिया का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।